हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मुझे पता है ये जो सवाल आपके सामने है ये अभी आपके सबके दिमाग में होगा और सोच सोच के कि कब शुरू करें एसएसटी, कब चालू करें, उसको सोचते सोचते आपने इतने महीने तो निकाल दिए, गुजार दिए। लेकिन अब भी बच्चों, अगर मैं कह रही हूं, एक टीचर होते हुए कह रही हूं कि अभी भी आप 98% ला सकते हो, सोशल साइंस एकदम एकदम परफेक्ट कर सकते हो अपना, तो मैं सच कह रही हूं, मेरी बात का विश्वास रखो और ये जो वीडियो है इसको अच्छे से पूरा देखो, समझो और इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करो अपनी जिंदगी में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अभी भी आपके पास कुछ 3 महीने लगभग है कि आप 98 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है ये देख लेते हैं, कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो 98% आपके पक्के हैं अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये रहे हमारे टॉपर्स। और अगर आप भी यहां पर अपनी फोटो देखना चाहते हो, क्योंकि मतलब मैं जब ऐसे छोटी थी और जब मैं 8th 9th में थी ना, तो मैं भी बड़ा विश्वास रखती थी कि मेरी ऐसी फोटो आए, मतलब छप के, और लोग बोले वाह 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 कैसे करा, तो मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं जानती हूं मैंने कैसे करा है। आप भी उस जगह पहुंच सकते हो, लेकिन आपको ऐसा ही करना होगा जैसा मैं बता रही हूं। एसएसटी मुझे पता है अभी बिल्कुल जानलेवा सब्जेक्ट नजर आता होगा, क्योंकि एसएसटी ऐसा है कि यार 4 सब्जेक्ट है, कैसे कवर अप करें, तो मैं उसको आपके लिए सरल बनाऊंगी। ठीक है, और बच्चों जिन्होंने अभी तक ये बाहुबली क्रैश कोर्स नहीं लिया है, प्लीज ले लो, क्योंकि ये 50 60 70 80 90 वाला नहीं, 98% गारंटीड देने वाला कोर्स है। ठीक है, तो इसमें एनरोल करो। जिन बच्चों ने कर लिया है, मेरा विश्वास पूरा पूरा है कि वो तो 98 लाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है, अगर आप चाहते हो मैं आप पे विश्वास करूं, तो इसको जल्दी से ले लो। ठीक है, चलो तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि कैसे एसएसटी पढ़नी है। 3 महीने हमारे पास है, 3 महीने में कैसे खत्म करनी है एकदम अच्छे रिवीजन के साथ, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वेटेज देखते हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट्स यानी कि जो सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इको, सबका बराबर बराबर वेटेज है 20 20 20 20। ठीक है, इसको माइंड में पहले फेट कर लो कि कोई भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यार 2 सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं हो जाएगा काम, नहीं, चारों पढ़ने हैं। चारों कैसे पढ़ने हैं मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, कब कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अच्छे से सुनना है आपको। ठीक है, उसके लिए लास्ट तक का वेट करो। तो सबसे पहले तो हमने वेटेज देख लिया, बात करते हैं हिस्ट्री की, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। उसमें है आपके 5 चैप्टर, rise of nationalism, nationalism in India, making of global world, age of industrialization, print culture। ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये देख लो कि इनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाना उस तरीके से चालू करो, एग्जाम पैटर्न को अपना निकालो, सामने रखो और अपने डेस्क पे जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो ना बच्चों, सबसे पहले तो पढ़ने से पहले एक जगह असाइन करो, जो आपकी फिक्स जगह है ना वही होनी चाहिए। आज यहां पढ़ रहे हैं, 2 हफ्तों बाद कहीं और चले गए, फिर मम्मी के रूम में, पापा के रूम में, हॉल में, कहीं और पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले तो एक जगह असाइन करनी, एक जगह असाइन होने के बाद वो जो आपकी डेस्क है वहां पे अपना सिलेबस के साथ एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आता है ये लगा लो। ये लगाने के बाद आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यार इस चैप्टर में से सब में से 5 मार्क्स के सबसे बड़ा आपको, मतलब ये जो 5 मार्क्स है ना, ये आपको जिताएगा आपके गेम में। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर चैप्टर में से निकाल लो, लगभग 2 2 3 3 तो निकालने ही है कि भाई वो तो हमें पढ़ के जाना है। उसके अलावा एमसीक्यू की बच्चों बहुत वेटेज होती है, अच्छे खासा आपको स्कोरिंग मार्क्स दिला देता है, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको अगर आपने पढ़ा है 1 2 बार चैप्टर, आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो इसका आंसर है। तो एक तो एमसीक्यू और 5 मार्क्स, ये दोनों आपकी मतलब ऐसे बाजी है, इनको मार लिया ना तो बाकी जो बीच बीच के छोटे मोटी चीजें हैं ना वो तो आप कर लोगे। ठीक है, ये जैसे हिस्ट्री है वैसे ही ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में ज्यादा चैप्टर्स हैं लेकिन छोटे हैं, हिस्ट्री के मुकाबले इतने डिफिकल्ट और इतने लंबे नहीं हैं, है ना। तो उसका क्या काम हुआ, उन्होंने चैप्टर्स बढ़ा दिए। अभी जो सारे चैप्टर्स में ना, इसमें से एक तो आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ले लो, एक आप एग्रीकल्चर ले लो, और एक आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ले लो। ये 3 चैप्टर के तो मैप वर्क,
मैप याद रखना है। क्यों याद रखना है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे ना आपसे जगह पूछी जाती है, स्पीशीज पूछी जाती है, यहाँ आपसे क्रॉप्स किस किस जगह कौन से उग रहे हैं ये पूछे जाते हैं, कौन से ऑयल फील्ड्स हैं, कौन से फेरस मिनरल्स हैं, कौन से नॉन फेरस मिनरल्स हैं, कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है। ये इन चैप्टर का ना फेवरेट है, ठीक है। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड का फेवरेट काम है कि इन चैप्टरों में से मैप निकाल के दे। बचते हैं दूसरे, फॉर एग्जाम्पल वाटर रिसोर्सेज ले लो। वाटर रिसोर्सेज में आपसे केस बेस्ड स्टडी पूछ लेंगे, मतलब आपसे कोई कहानी दे देंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकालने। तो अगर केस बेस्ड वाटर रिसोर्सेज से आ गया तो ये लो आपके 5 मार्क्स बन गए। तो ये तो मतलब अगर आपने पूरा नहीं भी पढ़ा है एक बार, मतलब पढ़ने के बाद अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे ना, तो अगर केस बेस आ गया ना तो आपकी पार्टी है, ठीक है। उसके अलावा इन तीनों से आपके मैप वर्क बन गए। बाकी जो चैप्टर्स है उनमें से एमसीक्यू बन गए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए। ये एक पैटर्न है जो अपने माइंड में रखना है आपको जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो। तो जब आप बच्चों वाटर रिसोर्सेज या एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर माइंड में पढ़ते हो ना कि भाई मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ना है, तो माइंड में क्या याद रखना है, मैप वर्क मैप वर्क मैप वर्क। वाटर रिसोर्स के टाइम में मैप वर्क इतना दिमाग में मत रखो, ये सोचो कि वाटर रिसोर्सेज के साथ कौन सी केस स्टडी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, यानी कि हमारा सिविक्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे सरल चैप्टर मुझे लगता है ये वाला। क्यों लगता है, बिल्कुल आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अपनी मर्जी से कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। जेंडर, रिलीजन, कास्ट के अगर सोशल डिवीजन आपने पढ़ लिए तो आपको पता लग जाएगा कि यार क्या क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन है ना, तोड़ मड़ोड़ के वो आपको जेंडर के बेस पे दे देंगे, रिलीजन के बेस पे दे देंगे, कास्ट के बेस पे दे देंगे। मीनिंग समझ लिया है तीनों का तो आप आंसर इजीली बना पाओगे। रही बात पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ये माइंड में याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिविक्स। आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितने तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या हो गया आपका, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। इन पे बड़ा सवाल बनेगा। तो एक तो 5 मार्क्स का हमने यहां निकाल लिया। देखो बच्चों, जो एनसीईआरटी में और जो ये बोर्ड का जो फेवरेट काम होता है ना, ये जैसे कोई जब सब डिविजन आ जाते हैं ना, जैसे सेक्टर्स पूछ रहा है तो कितने सेक्टर्स है, प्राइमरी हो गया, टर्शरी और सेकेंडरी, ये 3 सेक्टर्स हो गए। तो इनका ना सीधे बड़ा क्वेश्चन बना के आपको दे देते हैं कि एक्सप्लेन द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और क्यों इन दो एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तोड़ मड़ोड़ के आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन, और आंसर उसका लेकिन सेम ही होगा, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना, और ये चारों चैप्टर्स में यही करना है। चारों चैप्टर्स में जहां जहां आपको लग रहा है कि यार ये ना एक ऐसा टॉपिक है जिसके सब डिविजन्स निकल रहे हैं, तो उसको पहले ना 5 मार्क्स में लिख लो, नोट कर लो। तो ये तो मैंने आपको एक समरी बता दी सारे सब्जेक्ट्स की, किस तरीके से पढ़ना है। अब मेन मुद्दे पे आएंगे, उससे पहले मैप वर्क देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री का मैप वर्क आ सकता है कि भाई 1918 से 1930 के बीच कौन सी चीजें किस किस पे कौन सी स्टेट्स में हुई है, ठीक है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कैलकाटा, नागपुर, मद्रास में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कोई भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को मार्क करो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों पूछेगा तो वो तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे नेशनल मूवमेंट के, तो ये सारे सेक्टर्स हो गए, सारे रीजन्स हो गए। तो ये एक मैप वर्क रखना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये मैप वर्क तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या बताया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सॉइल टाइप्स आपसे पूछेंगे। वाटर रिसोर्सेज का अगर मैप वर्क आ गया तो वाटर रिसोर्सेज में डैम्स किधर किधर है, ये डैम्स के स्टेट्स कहां कहां है, ये पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया था, वो सारे क्रॉप से रिलेटेड पूछेंगे। तो ये लो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर प्रोड्यूसर, कौन सा, टी, कॉफी, रबर कहां कहां सबसे ज्यादा है। उसके बाद मिनरल्स में मैंने आपको बता ही दिया कि आयरन ओर कहां होगा, आयरन ओर के माइंस कौन सी जगह है, मार्क करो, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, पावर प्लांट्स, ये सारे। तो मिनरल का तो चैप्टर ही बच्चों मैप से रिलेटेड है। एक बार मिनरल्स के सारे मैप्स आपके क्लियर हो गए ना, तो एक बार को अगर आपने थोड़ा छोड़ दिया ना तो ये मैप बचाएगा आपको, ठीक है। तो मैप्स को तो देखना ही देखना है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में कि टेक्नोलॉजिकल पार्क्स कहाँ है सबसे ज्यादा। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, ये सारे पोर्ट्स मार्क करने को पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स किधर किधर है इंडिया में, कौन सी सिटीज में। क्वेश्चन से ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई मेजर 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया में कहाँ है, तो आपके पास तो इतने ऑप्शन है ना, दिल्ली मार्क कर दो, अमृतसर मार्क कर दो, दिल्ली मार्क कर दो, बॉम्बे मार्क कर दो। अब एक मैप की ट्रिक देती हूँ। मैप की ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ी बड़ी चीजें याद रखो, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी कोल माइन है, ये तो नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मान लो आपसे पूछ लिया एक कोल माइन, फेमस कोल माइन बताओ। अब आपको ना नाम याद आ रहा है, आपको स्टेट याद नहीं रहे तो क्या कर लोगे उस नाम का, है ना। तो इससे बेहतर ये है
बड़ी बड़ी आउटलाइन की चीजें याद रखो। बड़े बड़े स्टेट्स को याद रखोगे ना तो यार वो अंदर की जो छोटी सी एक जगह का नाम है ना, अगर वो भूल गए ना तो एक बार वो तो टीचर रहम खा के बोलेगा यार बच्चे को उस जगह याद थी, कोई बात नहीं मार्क्स मिल जाएंगे। तो हो सकता है आपको एक नहीं तो 0.5 मार्क्स मिलने की पूरे चांसेस है। लेकिन अगर आपको स्टेट ही नहीं पता है और जगह का नाम पता है लेकिन पता ही नहीं वो कौन सी जगह पर है, तब तो आप ये 0.5 से भी रह जाओगे ना। तो बड़े बड़े स्टेट्स की आउटलाइन याद रखनी है, वो याद रहेगी तो अंदर के पार्ट्स तो छोटे छोटे होते हैं, इजी होते हैं, आधा मार्क्स तो आपको दे देंगे। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऐसे जहां पे जो अपना आलस काटने वाले हैं जहां जहां। ठीक है, चलो अब स्ट्रैटेजी मेन कैसे पढ़ना है। अब यहां आती है इंपॉर्टेंट चीज। क्या रोज पढ़ना है मैम? क्या एक ही दिन पढ़ना है, एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ना है, हफ्ते में सैटरडे संडे पढ़ना है? नहीं, एवरी डे। एवरी डे कैसे पढ़ना है ये देखो। आज से लेके लगभग लगभग माने तो हमारे पास है 3 महीने, 3 मंथ्स। अब ये 3 महीने में कैसे बांटना है? तो स्टार्टिंग में आप लोगे इको और सिविक्स। क्यों मैं बोली हूं इको सिविक्स? इको सिविक्स मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी फैक्ट बेस्ड है, मतलब मेमोराइजिंग पे है, याद रखने वाली चीजें ज्यादा है। तो याद रखने वाली चीजें जितना लेट उठाओगे, एग्जाम के करीब उठाओगे और जल्दी और ज्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको उठाना है सिविक्स और इको। कैसे उठाओगे? 2.5 चैप्टर्स मैंने यहां लिखे हैं, तो एक चैप्टर आपका होना चाहिए सिविक्स का, एक चैप्टर आपका होना चाहिए इको का। अब ये बात याद रखना, दोनों के चैप्टर्स छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। हिस्ट्री के देखे ना कितने बड़े होते हैं। उसके साथ 0.5 आप उठाओगे या तो ज्योग्राफी का, और ये 0.5 आप कट कर दोगे अगर आपका सिविक्स का चैप्टर बड़ा वाला है। बड़ा सिविक्स का चैप्टर है और बड़ा इको का चैप्टर है, इको के तो सारे चलो थोड़े छोटे हैं, अगर एक बड़ा सिविक्स का और एक इको का आप उठा रहे हो तो आप ये 0.5 हटा सकते हो, रोज 2 पढ़ने। अब मान लो आप अपनी मैथ्स और साइंस लेके बैठते हो रोज पढ़ने के लिए, तो सबसे अच्छा टाइम मैम कौन सा होता है कि ये हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी और सोशल साइंस पढ़े? तो सुबह का टाइम होता है। क्या होता है बच्चों, जब साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपका जो फोकस होता है ना वो एक समान होगा फिर भी, कि भाई आपको कुछ ऐसे याद नहीं रखना है कि यार तो अभी तो मन ही नहीं लग रहा है, आलस आ रहा है, नहीं करें। मैथ्स के सवाल आप कर लोगे, साइंस आप पढ़ लोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इको, ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपका शाम का टाइम आ गया, सर्दियां तो आ ही गई हैं, जिनके यहाँ पर सर्दियां पड़ती हैं उनको ऐसा लगे यार अभी तो बिल्कुल फोकस नहीं बैठ रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। गेट अप अर्ली मॉर्निंग, उठते ही रूटीन बनाओ कि सबसे पहले तो मैं एसएसटी पढ़ूंगी, ये एसएसटी पढ़ूंगा। जैसे ही सुबह का टाइम आपका फ्रेश टाइम होता है तब आपको ये सोशल साइंस उठानी है, और बाकी पूरे दिन के लिए आपको बाकी के 3 सब्जेक्ट छोड़ने हैं, बाकी के 4 सब्जेक्ट छोड़ने हैं। साइंस आपका, मैथ्स आपका, इंग्लिश आपको बाद के लिए छोड़ने। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भाई उठते ही मुझे सोशल साइंस। अब सोशल साइंस कैसे पढ़नी है, कितनी पढ़नी है? 1 शॉट वीडियोस देखो, टाइम बहुत कम हो गया है बच्चों। 1 शॉट वीडियोस आप देखोगे, और हमारी 1 शॉट वीडियोस आप हमारे ऐप पे जाओ सबकी 1 शॉट वीडियोस है, आराम से 1 शॉट वीडियोस देखो, और 1 शॉट वीडियोस के साथ आप बनाओगे अपने स्मॉल एंड बिग नोट्स। अब ये स्मॉल एंड बिग नोट्स का क्या मतलब होता है? स्मॉल एंड बिग नोट्स बनते हैं, एक तो बनते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के बन रहे हैं, उनके क्वेश्चन आप लिखोगे, ये 5 मार्क्स की कैटेगरी बनाओगे और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लिखते जाओगे। आंसर मत लिखने बैठ जाना, आंसर आपको लिखना जब आप अपने आपको टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, अब वो सारे आपने लिख दिए, अब आप बनाओगे उसके नोट्स। तो जब आप 1 शॉट वीडियो देख रहे हो ना, तो 1 शॉट वीडियो के साथ जब आप चैप्टर रीडिंग कर रहे हो बच्चों, इन दोनों के दौरान आपको क्या करना है? इन दोनों के दौरान आपको ये 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, एमसीक्यू, ये सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहना है कि भाई इस चैप्टर से ना ये सब बन गया है, और ये आपको एग्जाम टाइम पे देखना है। ठीक है, अब जब आपके वो वाले नोट्स बन गए हैं, उसके आप लोगे टेस्ट। तो जब भी आप फ्री हो जाओ, जब आप सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट से फ्री हो जाओ, आप उसी पैटर्न, उन्हीं नोट्स के जो आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए ना, उनका आप लोगे टेस्ट। तो जब आप टेस्ट कर रहे हो ना, तब आपको पता लगेगा कि यार यहाँ पर तो मैं वीक पड़ गई, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा। तो जब वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको उस नोट्स में जाके रेड मार्क कर दो कि मतलब ये वाले क्वेश्चन में मैं अटकी हूं, इसको फोकस करना है। और जो परफेक्टली आ गए उनको वैसा का वैसा छोड़ दो कि भाई आपको आ चुका है वो चीज, वो जैसी आ जाएगी उसको आप छोड़ दो, उसको फ्री कर दो। और जो चीज नहीं आई उस पर रेड मार्क करो, ताकि जब एग्जाम टाइम आएगा और जब आप सिर्फ नोट्स देख के जाओगे एग्जाम में, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं इसमें अटकी थी, इसको अच्छे से देख लेती हूँ, बस इसलिए काम आएगा। एग्जाम में जब 2 दिन 1 दिन बचेगा तो कोई भी किताबें नहीं उठानी है,
अपने नोट्स लेके जाने हैं, बस अपने नोट्स रिवाइज करने और आगे बढ़ना है। तो अपने पीवाईक्यूज, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ईसरल ऐप पे जाओ, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हर टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर चीज के आपको पीवाईक्यूज अवेलेबल है। उस पे सेल्फ टेस्ट दो अपने आप को और इन नोट्स पे दो। अभी स्मॉल नोट्स पे आती हूँ एक बात। ये स्मॉल नोट्स क्या है? ये स्मॉल नोट्स होते हैं वन लाइनर नोट्स। मान लो आपने चैप्टर पढ़ा, कोई भी मिनरल पढ़ लिया, आपने मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लिया, तो अभी मिनरल का मान लो आप पढ़ रहे हो फेरस मिनरल्स, तो फेरस मिनरल्स के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो वन लाइनर में लिखते जाओ। एक और रूल बताती हूं, जब भी आप कोई चैप्टर के नोट्स बनाने बैठ रहे हो, क्योंकि अब 3 महीने बचे हैं, तो ये अपने आप को एक चैलेंज दे दो। एक चैलेंज ये देना है अपने आप को कि भाई मैं जो भी चैप्टर पढ़ रही हूं, हर चैप्टर के 2 पेज से ज्यादा के स्मॉल नोट्स नहीं बनने चाहिए। तो मतलब अगर आपने सारे चैप्टर्स के अगर 2-2 पेज के 2-2 पेज के बनाते गए, तो आपके पास एक छोटी सी किताब हो जाएगी नोट्स की, जो एग्जाम टाइम पे आपको सिर्फ देख के जानी है। तो 2 पेज एक चैप्टर, तो मतलब एक चैप्टर को आप डेडिकेट करोगे 2 पेज, 2 पेज, ठीक है। तो अब ऐसे करते करते आपके पास, अगर आपके पास 5 चैप्टर्स है, तो हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स आपके पास कितने में आ गए? 10 पेज में आ गए। तो 10 पेज पढ़ के जाने हैं आपको एग्जाम टाइम पे, ठीक है। अब हर जगह मत जाना कि भाई यहां से भी किताब पढ़ लूं, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं। मैंने क्या बोला है? एनसीईआरटी ई सरल की वीडियोस देखनी है और 1 शॉट वीडियोस, बस ये 1 शॉट वीडियोस देखनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जब आप चैप्टर रीड करने बैठते हो, जो मैंने सुबह सुबह आपको बोला है, उस चैप्टर के आप ये बनाओगे नोट्स, और नोट्स कैसे? नोट्स से ही अपने आप को सेल्फ टेस्ट करोगे, और सेल्फ टेस्ट करने के बाद जहां पर गलतियां करो उसको अंडरलाइन या मार्क करोगे, उसको वापस देखोगे, ठीक है। और स्मॉल नोट्स का मतलब क्या हुआ? जब चैप्टर रीडिंग कर भी रहे हो तो 1 लाइनर 2-2 पेज डेडिकेट करना है बस। तो ये स्मॉल और बिग नोट्स से आपको बस एग्जाम टाइम में आगे जिताएंगे। स्ट्रैटेजी मेरी तरह फॉलो करोगे, ऐसे पढ़ोगे, तो कोई नहीं रोक सकता है आपको 98 लाने से। तो अच्छे से पढ़ते जाओ, इतनी डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग नहीं है एसएसटी। जैसे मैंने बताया बस वैसे पढ़ते जाओ। ऑल द बेस्ट, मचा दो, ठीक है।